हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं बता दूं मैं भी ठीक हूं। आइए स्टार्ट करते हैं केस स्टडी नंबर 2 के साथ। ये हमारी आज की थर्ड केस स्टडी है और सिक्स्थ केस स्टडी इन टोटल ये हमारी है। ठीक है, तो इसके बाद लास्ट केस स्टडी होगी केस स्टडी नंबर 3। तो आइए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़ के साथ। फिर से वही चीज़ है कि जो जो क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे, जो जो हमारे क्वेश्चंस केस स्टडी से रिलेटेड होंगे उसके बारे में मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊंगा कि ये इसलिए ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, और जो नहीं होंगे उसका डायरेक्टली हम अपन लोग आंसर देंगे और कम से कम समय में इसको केस स्टडी को कवर करेंगे कि विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आपका पूरा का पूरा सॉल्व हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी पहली केस स्टडी। पहला क्वेश्चन जो है एमसीक्यू के साथ, सोनिया जो है प्लान कर रही है इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंडिया में। सोनिया जो है, मैं आपको बता दूं, बाहर रहती है, एक लड़की है जो बाहर रहती है और वो जो है प्लान कर रही है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंडिया में। शी वॉज परमिटेड टू डू सो एज पर द फेमा रेगुलेशन इन। क्या वो टीडीआर में कर सकती है? नहीं, प्रोहिबिटेड है। क्या वो फार्म हाउस में कर सकती है? नहीं, प्रोहिबिटेड है। क्या वो एग्रीकल्चर और प्लांटेशन में कर सकती है? नहीं। लेकिन वो चिट फंड में कर सकती है अगर वो नॉन रिपेट्रिएशन बेसिस पे करती है। मतलब चिट फंड में आप पैसा लगा सकते हो, वैसे तो वो भी प्रोहिबिटेड है, लेकिन अगर आप ये वादा करते हो कि जो पैसा आपने चिट फंड में लगाया वो आप इंडिया में ही खर्च करके जाओगे, तो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया वो इंडिया तो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया में चिट फंड में पैसा लगा सकता है नॉन रिपेट्रिएशन बेसिस पे। तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोनिया ने ऑर्डर किया एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। सोनिया जो है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कर रही है फ्रॉम इंडिया फॉर अर बिजनेस। द अमाउंट और एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ द गुड्स शैल बी रिलीज एंड रीपेट्रिएटेड टू इंडिया। कब तक आ जाना चाहिए? 9 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द एक्सपोर्ट। ठीक है, उसका तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, अमाउंट रिलीज्ड फॉर द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट फ्रॉम अलॉटीज इन सेपरेट अकाउंट कैन बी विड्रॉन बाय प्रमोटर आफ्टर इट इज सर्टिफाइड बाय इंजीनियर, आर्किटेक्ट एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट। इन ये तीनों जब अप्रूवल देंगे उसके बाद ही आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं एज अ अलॉटी फ्रॉम द एस्क्रो अकाउंट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? हु अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ पामला आर हेल्ड टू बी लायबल इन द डीलिंग ऑफ पनवेल प्रॉपर्टी। अगर आप केस स्टडी पढ़ते हैं तो उस केस स्टडी में एक पनवेल की प्रॉपर्टी है जिसे परचेज करने के लिए गए हैं कुछ लोग, और वहाँ पर क्या डील हुई है, यहाँ पर यह बोला गया कि थोड़ा पैसा कैश में दिया जाएगा और थोड़ा पैसा चेक में दिया जाएगा जिससे कि कैपिटल गेन बचाया जा सके, और वो पैसे का सोर्स भी नहीं पता। तो उस केस में जितनी आप पामला के प्रोविजंस पढ़ेंगे तो वहाँ सेक्शन नंबर 3 ये कहता है कि जितनी भी पार्टी इन्वॉल्व होती है सारे के सारे मनी लॉन्ड्रर माने जाते हैं। तो यहाँ पर बोथ जो मिस्टर मेहता हैं और मिस्टर ठक्कर हैं, दोनों के दोनों इन्वॉल्व थे, तो दोनों के दोनों ही, मिस्टर श्याम पारिक उसमें इन्वॉल्व नहीं थे। ठीक है, तो दोनों के दोनों मिस्टर बोथ ए एंड बी जो होंगे वो हमारे गिल्टी माने जाएंगे अंडर द पामला। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, हु अमंग द फॉलोइंग इज लायबल फॉर एन ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एज पर पार्ट सी ऑफ द शेड्यूल गिवन इन। तो पार्ट सी क्या होता है? जब हमारा आउटसाइड इंडिया जो ट्रांजैक्शन होती है उससे अगर डेल्ट किया जाता है। ठीक है, तो एक बात बता दूं, सोनिया जो है इंडिया के बाहर रहती थी, और जो यहाँ पर एक इंडिविजुअल तो होते हैं जो सोनिया को पैसा भेजते हैं, और सोनिया इंडिया से जो गलत तरीक़ों से उसने पैसा कमाया होता है, इंडिया से गलत तरीक़ों से पैसा कमा के सोनिया को दिया जाता है, और सोनिया अपने बुक्स में उसको वाइट मनी में कन्वर्ट करने का काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो कौन है जो आउटसाइड इंडिया काम कर रहा है, तो सोनिया जो होगी वो हमारी पार्ट सी के तहत मनी लॉन्ड्रेड मानी जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ स्पेसिफिकली पार्ट सी का पूछा गया है तो वो आउटसाइड इंडिया से डेल्ट करता है, तो इसलिए इसका आंसर सोनिया होगा, मिस सोनिया होगा। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो आपको पूरा का पूरा रीड करवा के एक घंटे की आसपास या 40 मिनट के आसपास की वीडियो बनेगी, लेकिन मैं आपको समराइज फॉर्म में बता रहा हूँ कि क्यों इसका आंसर ये है और क्या है। आप रीड करोगे तो आपको भी कंक्लूजन यही निकलेगा, आपको चौथी बात कंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है, हाउ मच अमाउंट ऑफ पेनल्टी मिस्टर मेहता हैज़ टू पे ऑन इलीगल रेमिटेंस ऑफ मनी ट्रांसफर टू सौरभ। अब यहाँ पर क्या हुआ, मिस्टर मेहता ना अपने एक सौरभ को, अपने बच्चे को जो है वो कुछ पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं जो इलीगली कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ $2.5 लाख तक तो अलाउड होता है। ठीक है, इलीगली नहीं, नॉर्मल कंडीशन में जो फेमा के प्रोविजन से शेड्यूल 3 में अगर आप देखें। ठीक है, चलो मैं आपको ये वाला पॉइंट पढ़ा देता हूँ, ये पॉइंट थोड़ा अच्छा था। ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा अच्छा था तो मैं सौरभ वाला पॉइंट आपको बता सकता हूँ, या अगर टाइम वेस्ट होगा तो उसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं। अगर मुझे मिल जाता है फटाफट से तो मैं आपको रीड करा देता हूँ कि उसने अपने बच्चे के लिए भेजा था। एक सेकंड दो बस मुझे। हाँ देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है, मिस्टर मनोहर मेहता के पास दो बच्चे थे, रोहित एंड सौरभ। सौरभ जो है यंगेस्ट सन था, वो परस्यू कर रहा है ग्रेजुएशन वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन शिकागो फॉर हिज एजुकेशन। मिस्टर मेहता रेमिट कर रहा है फॉरेन एक्सचेंज 2 लाख का थ्रू ऑथराइज पर्सन। ठीक है, ड्यूरिंग इस कोर्स ऑफ द स्टडी सौरभ वॉज कॉट विद सीजनल इन्फ्लुएंजा, सो देयर इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट। मिस्टर मेहता ने क्या किया, 70,000 ट्रांसफर कर दिए ट्रीटमेंट थ्रू ऑथराइज पर्सन हु वॉज वेल नॉन फॉर द हैसल फ्री ट्रांसफर। ठीक है, तो आरबीआई से अप्रूवल नहीं ली उसने। ठीक है, आरबीआई से अप्रूवल नहीं ली तो उस केस में क्या होगा, अब कितने रुपये उसने फालतू भेज दिए? $20,000 उसने फालतू भेज दिए। कैसे? $2.5 लाख तक तो अलाउड होता है। ठीक है, उससे ऊपर आरबीआई की अप्रूवल चाहिए होती है, तो इसने तो $2,70,000 भेज दिए, तो $20,000 उसने फालतू भेज दिए। तो यहाँ पर कुछ बातें पूछ रहा है कि कितनी पेनल्टी लगेगी। तो अगर आप सेक्शन नंबर 13 के प्रोविजंस पढ़ते हैं ऑफ द फेमा, तो वहाँ पर बोला गया है अगर अमाउंट इन्वॉल्व होता है, अगर आपको अमाउंट पता होता है कि कितना अमाउंट का गलती हुआ है फेमा के प्रोविजंस में, तो उसका 3 टाइम्स आपको जो होता है वो पेनल्टी लगानी होती है। तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय $20,000, तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा
$60,000, सी इज़ द ऑप्शन। अच्छा, यहाँ पर एक लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के बारे में भी बात होती है। ICA ने यहाँ पर कहीं पर भी इस वर्ड पर्टिकुलर जगह पे नहीं बोला गया है, तो वो उसके बारे में हम बात भी नहीं करेंगे और यहाँ पर सीधा सीधा $60,000 का आंसर दे देंगे, ठीक है। उसका 7th, सपोज एनी प्रोजेक्ट स्टार्टेड बाय मिस्टर मेहता वॉज नॉट कंप्लीटेड विद इन प्रेफर टाइम ड्यू टू फोर्स मेज्योर, रेमेडी अवेलेबल फॉर मिस्टर मेहता इज 1 साल की एक्सटेंशन ले सकता है अंडर द रेरा, रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड विल बी एक्सटेंडेड फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। Mr. Mehta sells a flat of Royal Ashiana to Mr. X for the amount of 75 lakhs. Mr. X made the advance payment. तो एडवांस पेमेंट कितनी हो सकती है, मतलब जो वो होता है एडवांस कितना होता है, 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट होता है, तो 10% कितना होगा, 7.5 lakhs, तो हमारा कितना आ जाएगा, ए ऑप्शन, दैट्स 7.5 lakhs। 9th पॉइंट क्या कहता है, इन केस ऑफ डिस्प्यूट मिस्टर मिसेज रामा देवी एंड मिस्टर मेहता, कैन मिस्टर मेहता लीगली क्लेम हेयर राइट ओवर द पनवेल प्रॉपर्टी। मैं आपको बता दूं, मिस्टर मेहता ने क्या किया था, जो एक प्रॉपर्टी ली थी और वो प्रॉपर्टी उसने अपनी मम्मी के नाम पे ली थी और मम्मी का कोई इंटरेस्ट नहीं था उस प्रॉपर्टी में, मतलब मिस्टर मेहता ने अपने स्वार्थ के लिए ली थी, अपने गलत तरीके से पैसा जो कमाया था उसको बचाने के लिए उसने अपनी मम्मी के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदी थी, तो ये प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट में फॉल कर जाएगा, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पर आप जो है अगर ट्रांसफर करते हो तो उसे नल एंड वॉइड माना जाता है, तो 9th का बी आंसर हो जाएगा, दैट्स इट। लास्ट क्या कहता है, मिस्टर मेहता फाइल्स एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएशन ऑफ वॉलेंट्री लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स ऑफ ए रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन कंपनी। मिस्टर एक्स, अ होम बायर ऑफ अ फ्लैट, इज वन ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ मिस्टर मेहता, क्लेम फॉर रिफंड ऑफ पेड अमाउंट और डिमांडेड फॉर हैंड ओवर ऑफ पोजेशन ऑफ द फ्लैट, विच अमंग द इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो नॉट करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, ठीक है। तो याद रखना नॉट करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, तो सबसे पहला एक्स कैन नॉट क्लेम द अमाउंट ड्यू टू इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, बिल्कुल सही बात। एक्स कैन फाइल अ सूट कर सकता है IBC के तहत क्योंकि फाइनेंशियल क्रिएटर माना जाता है। एक्स का राइट एंड इंटरेस्ट इज प्रोटेक्टेड अगेन आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ टू सेल टिल कन्वेंस ऑफ द फ्लैट, तब तक के लिए होता है क्या, नहीं, तो ये आंसर हमारा गलत है, तो सी इज द ऑप्शन, इसका आंसर सी होगा। एक्स का राइट और क्लेम जो है प्रोटेक्टेड है आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ एग्रीमेंट टू द टिल कन्वेंस ऑफ द फ्लैट ओनली, नो, दैट्स इट। यहाँ पर हमारा सी पॉइंट था और ये खत्म हो गया। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव पे आते हैं, व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ गिवन सिचुएशन, देखते हैं क्या कह रहा है। वेयर इफ मिस्टर मेहता रेमिटेड फॉर 2 लाख एंड $70,000 एजुकेशन एंड मेडिकल एक्सपेंस टू सौरभ, अपने बच्चे को, तो यहाँ पर आपको ICA का अगर आप आंसर पढ़ोगे तो वहाँ $60,000 की पेनल्टी के बारे में ही बताया हुआ उन्होंने सेक्शन नंबर 13 को कोट करते हुए कि मिस्टर मेहता के ऊपर $60,000 की पेनल्टी लगेगी। आप यहाँ पर पता है, मैं आपको बताऊँ, आपका पता ओपन बुक है, तो आप लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के भी 1-2 लाइनें ज़रूर लिख के आना, ठीक है। इसके बाद बी पॉइंट, सौरभ यूज $20,000 आउट ऑफ द रेमिटेड मेडिकल एक्सपेंस एंड यूज रिमेनिंग अमाउंट टू परचेज इमोल प्रॉपर्टी जॉइंटली विद मिस्टर मेहता, मतलब उसमें से $20,000 मेडिकल एक्सपेंस के लिए थे, मतलब $2.5 लाख तक ही यूज़ किया गया, क्यों, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं थे। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ, जो बाकी का पैसा था $50,000 वो जॉइंटली खरीदा गया। तो आप अगर प्रोविजंस पढ़ते हो एक्ट के, तो वहाँ पर ये लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से सुना, अगर आप प्रोविजंस पढ़ते हो एक्ट के, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि जब भी इमोल प्रॉपर्टी परचेज करी जाएगी पर्सन रेसिडेंट इंडिया के द्वारा जॉइंटली अगर होल्ड किया जाएगा, ठीक है, जॉइंटली अगर होल्ड किया जाएगा, पर्टिकुलरली जॉइंटली होल्डिंग की बात हो रही है, तो उस केस में जो पर्सन रेसिडेंट इंडिया है वो कोई भी आउटफ्लो ऑफ फंड्स नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आउटफ्लो ऑफ फंड्स है, तो यहाँ पर तो आउटफ्लो ऑफ फंड्स है, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर दोनों के दोनों जो है गिल्टी माने जाएंगे और सेक्शन नंबर 13 की पेनल्टी इनके ऊपर भी इंपोज कर दी जाएगी ऑफ द फेमा एक्ट के हिसाब से। तो कहता है बहुत सिंपली प्रोविजंस लिखे हुए हैं वहाँ पर कि पर्सन रेसिडेंट इंडिया कैन होल्ड द प्रॉपर्टी जॉइंटली बट नो आउटफ्लो ऑफ फंड्स, सो हियर देयर इज अ आउटफ्लो ऑफ फंड्स, सो देयर इज बोथ द पार्टीज आर लायबल अंडर सेक्शन 13, ठीक है भाई। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सपोज रॉयल आशियाना इज़ अ 15-year ओल्ड बिल्डिंग ऑफ मिस्टर एक्स, इट वॉज परचेज, 15 साल पुरानी बिल्डिंग है, ठीक है, वो परचेज करी गई थी मिस्टर मेहता के द्वारा जनवरी 2016 में। ही प्लान टू रीडेवलप कर रहा है, ठीक है, द सैड बिल्डिंग इनटू रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स। ही लॉन्च द प्रोजेक्ट इन द एंड ऑफ जनवरी 2016, ड्यूरिंग द कोर्स द गवर्नमेंट इनेक्टेड द रेरा 2016, ठीक है। मिस्टर मेहता सीक एडवाइस ऑफ हिज लीगल कंसल्टेंट ऑन द इशूज रिलेटिंग टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ द सैड प्रोजेक्ट, ठीक है, वो कुछ रेरा के बारे में कुछ पूछना चाहता। मुझे अब तक के क्वेश्चन में सबसे अच्छा क्वेश्चन ये लगा था कि पेपर में पूछा जा सकता है 6 मार्क्स का आराम से, ठीक है, 6 मार्क्स का क्या, अगर 5 मार्क्स का 10 नंबर का भी पूछा जा सकता है, 2-2 नंबर का एक ही है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से इसको क्वेश्चन को पढ़ना। तो इसमें क्या बोला गया, क्या रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है रीडेवलपमेंट के लिए, तो आप अगर आप सेक्शन नंबर पढ़ते हो, जब आप सेक्शन में पढ़ाता हूँ सेक्शन नंबर 3 में आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको रजिस्ट्रेशन तभी लेना है जब आप नए फ्लैट्स बना रहे हो जिसके सेल परचेज करने वाले हो। अगर आप रीडेवलपमेंट कर रहे हो या फिर उसका
वो कर रहे हो, क्या नाम है, तो उसकी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कर रहे हो, जिसमें हमारी एडवर्टीजमेंट, सेलिंग, बुकिंग कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है, तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस केस में आपको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसमें रीडेवलपमेंट के बाद आप सेल करना चाहते हो, एडवर्टाइज करना चाहते हो, तो हाँ फिर आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा, इफ़ ही प्लान्स टू डेवलप अ न्यू सोसाइटी अंडर द न्यू नेम, अगर नई सोसाइटी ही बना रहा है तो ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन तो लेना ही पड़ेगा सेक्शन नंबर 3 के हिसाब से। थर्ड पॉइंट, स्टेट द पोजीशन वेयर प्रोजेक्ट हैव बीन कंप्लीटेड एंड ऑब्टेन द सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन। अगर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ रेरा एक्ट, जो रेरा आया था उससे पहले ही अगर आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया तो आपको कोई रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बात भी सेक्शन नंबर 3 ऑफ रेरा एक्ट में लिखी हुई है। फोर्थ पॉइंट, वेयर इफ़ द प्रोजेक्ट इज़ टू बी डेवलप्ड इनटू फेजेस, अगर फेजेस में लिया जाता है और अगर फेज़ हमारे 500 स्क्वायर मीटर एंड जो हमारा कंडीशन होती है और की या 500 स्क्वायर मीटर या फिर 8, जो टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स है वो 8 से ऊपर चले जाते हैं इंक्लूडिंग ऑल द फेजेस, तो आपको तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो आपको यहाँ पर सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा हर फेजेस का। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, वेयर इफ़ द अथॉरिटी हैज़ नॉट टेकन एनी डिसीजन ऑन एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड, मतलब जब क्या हुआ, आपने सेक्शन नंबर 3 के हिसाब से एप्लीकेशन फाइल कर दी, अब रेरा अथॉरिटी जो है, रेरा जो है जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो अगर 30 डेज़ के अंदर अंदर उनको जवाब देना होता है, अगर वो 30 डेज़ में कोई जवाब नहीं देती तो आप डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड माने जाते हो। दैट्स इट। थर्ड क्वेश्चन का पहला पॉइंट, व्हाट रेमेडी इज अवेलेबल टू मिस्टर मेहता इन केस ही वांट टू कंपाउंडिंग, अगर फेमा में कंपाउंडिंग करनी होती है तो 180 डेज़ के अंदर अंदर आपको करनी होती है। सेक्शन नंबर 15 ऑफ फेमा एक्ट ये बात बताता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द केस स्टडी द प्रॉपर्टी बॉट बाय मिस्टर मेहता इन द नेम ऑफ हिज मदर मिसेस रामा देवी अब इज़ अ बेनामी ट्रांजैक्शन, मैंने आपको पहले ही बता दिया था क्योंकि उसने ज़बरदस्ती उसकी मम्मी के नाम पे ली थी तो वो बेनामी है एंड वो कॉन्फिस्केट होनी चाहिए। सपोज द प्रॉपर्टी राइटफुली बिलोंग टू, अगर वो रामा देवी को राइटफुली बिलोंग करती तो क्या उसको बचाया जा सकता है? यस, अगर रामा देवी एविडेंस अवेलेबल करवा देती, प्रूव कर देती कि हाँ भाई ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पर होनी चाहिए थी, मुझे इस बारे में नॉलेज थी और यहाँ पर हम जॉइंटली होल्ड कर रहे हैं, और या फिर मतलब जो भी हमारा बेनामी ट्रांजेक्शन में जो चीज़ें हैं उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं हम कहीं से भी, तो उस प्रॉपर्टी को और आप कॉन्फिस्केट नहीं किया जाएगा और सेव कर लिया जाएगा फ्रॉम द कॉन्फिस्केशन। तो वही है, इसमें आप आंसर यही लिखोगे, एविडेंस एंड नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल करवाने होंगे। दैट्स इट। यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा केस स्टडी खत्म होता है। आई होप सो आपको समझ आया होगा। ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। बाय। थैंक यू।